हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सब उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका दोस्त बड़ा ही वार्म वेलकम करता है। नई साल की मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जितने भी मुझसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो मुझसे छोटे या बड़े हैं, सभी को हाथ जोड़कर आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो उम्मीद करता हूँ जो कंटेंट आज आपके लिए लेके आए हैं वो भी आपको उतना ही पसंद आएगा जितना आप पीछे कंटेंट को पसंद कर रहे थे। तो बड़ी ही शानदार दो लाइनें मुझे ध्यान आ रही हैं। कल यहाँ से वाहन गुजर रहे थे तो उसके पीछे दो लाइनें लिखी हुई थी, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। ये मीनिंग है क्या, कि भारतीय परंपरा में इस शब्द का मीनिंग है क्या। दूसरा, इस चीज़ को भी क्लियर कर देते हैं कि जी कुंवारे जो लोग हैं उनके पीछे हाथ धो के लोग पड़ जाते हैं कि आप शादी कब करेंगे कब करेंगे। तो आज उस चीज़ का निपटारा कर देता हूँ मैं अपने लिए, कि मैं कुंवारा क्यों हूँ। तो ध्यान से सुनना है उस चीज़ को कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हुई नज़र आएंगी आपके जीवन में। तो वो चार बातें उन लोगों के लिए जो कुंवारे लोगों के पीछे रहते हैं। मुझे इस बात की परेशानी नहीं, मैं अपने लिए खुद के लिए कह रहा हूँ भाई, कोई दूसरा इसे अपने लिए भी ले सकता है। मुझे इस बात की परेशानी नहीं कि मैं कुंवारा हूँ, मैं तो उस लड़की के लिए परेशान हूँ जो मेरी वजह से अब तक कुंवारी है और बेचारी दर बतर भटक रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चार लाइनें पसंद आई होंगी। भाई मैं परेशान नहीं हूँ कि मैं कुंवारा क्यों हूँ, मुझे तो उस लड़की की चिंता है जो बेचारी मेरी वजह से कहीं ना कहीं दर बदर की ठोकरें खा रही होगी। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं वो चीज़ आपको पसंद आएगी। शेर व शायरी का जो काम है वो बीचों बीच भी किया जाएगा। अब थोड़ा कंटेंट को मॉडिफाई किया जाएगा, आपको बीच बीच में हंसी गुदगुदाने के लिए कुछ चार बातें और भी कही जाएंगी जिससे आपका मन लगा रहे, क्योंकि टीचिंग स्टाइल में भी चेंजेस करने बहुत ज़रूरी होते हैं समय के अनुसार। तो चलते हैं आज हम अपने पहले मोटिव की तरफ, डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी प्रिपरेशन करनी है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करें कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से इससे जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे उनके यूजेस रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से देखना है, आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, उसे आप NaOH कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? NaOH। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। ये आए हुए क्वेश्चन है भाई। कास्टिक सोडा का भी फॉर्मूला क्या होगा? NaOH। चाहे आप इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहें, चाहे आप इसे कास्टिक सोडा कहें, दोनों बात क्या है? सेम है। अब क्वेश्चन आता है कि जी इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए एक मेथड होता है, डेट इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। कौन सा मेथड है? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन करें कैसे? मेथड का नाम है क्लोर, मीनिंग समझाएंगे भाई, अल्कली प्रोसेस। जी क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, मतलब इस रिएक्शन के दौरान जो साइड प्रोडक्ट्स बने होंगे वो क्या रही होगी? क्लोरीन रहा होगा। तो जी फिर अल्कली क्यों कहा? क्योंकि पीछे पढ़ा चुके, अल्कली जो होती है वो किसका काम करती है? बिहेव जस्ट लाइक ए बेस। बिहेव जस्ट लाइक ए बेस। तो इसका मतलब इसमें जो कंपोनेंट होगा, एक तो क्लोरीन कंपोनेंट होगा जब ये रिएक्शन होती हुई नजर आएगी साइड प्रोडक्ट। माफ़ी चाहूँगा दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था। शुरू करते हैं फिर से। क्लोर का मतलब क्या रही होगी? क्लोरीन। अल्कली मतलब क्या प्रोड्यूस हुआ होगा? बेस। जो जस्ट लाइक बिहेव किसकी तरह करता हुआ नजर आए? बेस। तो इसका मतलब जब इस रिएक्शन को तैयार किया गया होगा तो जो साइड प्रोडक्ट्स बने होंगे वो किसका काम करते हुए नजर आएंगे? एक तो क्लोरीन एज ए साइड प्रोडक्ट और दूसरा क्या बना होगा? डेट इज कॉल्ड एक बेस। अब देख लेते प्रिपरेशन हुई कैसे होगी। तो जी इतना तो पता चल गया, जो मेथड रहा होगा वो कौन सा रहा होगा? क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है जी ठीक है मेथड तो अच्छी बात है, ये है, आपको ये भी पता होना चाहिए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपरेटस कौन सा इस्तेमाल किया जाता है।
जिसके अंदर NaOH की प्रिपरेशन की गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई हवा में गए होंगे, चीजों को क्या कर दिया होगा, क्रिएट कर दिया होगा। तो कोई ना कोई क्या रहा होगा, अपरेटस। जो अपरेटस होता है उस अपरेटस का नाम है केल्नर अपरेटस। केल्नर अपरेटस, केल्नर अपरेटस। ये वो अपरेटस है जिसके अंदर क्लोर अल्कली प्रोसेस करवाई जाती है। तो कई बार क्लोर अल्कली प्रोसेस को केस्टर केल्नर प्रोसेस के नाम से भी जान लेते हैं और पेपर के अंदर क्वेश्चन कर लेता है। अब शुरू करते हैं। ये केस्टर केल्नर अपरेटस प्लस आपकी जो प्रिपरेशन रही होगी डेट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, वो किस तरीके से की गई होगी। तो ध्यान से देखना है प्रिपरेशन को कैसे की गई होगी। ये क्या कहता है जी, ये कहता है when इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ध्यान से सुनना है, हर चीज का मीनिंग क्लियर करेंगे। when इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है ब्रदर, एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, कुछ नहीं NaCl को उठा के पानी में डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसे ब्राइन कहा जाता है। when इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन is carried out in the apparatus, भाई कुछ नहीं स्टेटमेंट लिखना हूं, सिर्फ जो आपको समझाइए वही। is carried out in the apparatus named as केल्नर apparatus। बनेंगे क्या, दूसरा पॉइंट, जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई होगी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द प्रोडक्ट formed आर NaOH, जिसको हमने क्या कहा, अल्कली। इसका मतलब इसे अल्कली क्यों कहा, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट बने होंगे तो उनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो NaOH बना होगा, जो बेस का भी काम कर सकता है और किसका काम कर सकता है, अल्कली का। एंड फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस एंड Cl2 गैस, इसीलिए इसे क्लोर कहा गया क्योंकि क्लोरीन बनी होगी। सही है, क्लोर प्रोसेस। ऊपर वाली कौन सी थी, अल्कली प्रोसेस। अब आपके जब साइड प्रोडक्ट बने होंगे, जब आपने ब्राइन सॉल्यूशन की क्या करवाई गई होगी, इलेक्ट्रोलिसिस। मीनिंग समझाऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस का, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने की वजह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ होगा, क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ होगा और एक अल्कली बनी होगी डेट इज NaOH। क्लोरीन बनने की वजह से इसे क्लोर कहा गया, अल्कली NaOH बनने की वजह से इसे अल्कली कहा गया, हाइड्रोजन बना होगा। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन कर दिया जाता है और एक एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो भी इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, व्हेन H2 and Cl2 formed इन दिस रिएक्शन, कई बार क्या है कि जो प्रोडक्ट है NaOH के साथ किताबें HCl दिखा देती हैं, तो आपको समझना है वो HCl आया कैसे होगा। व्हेन H2 and Cl2 form in this reaction on dissolution formed a new compound, termed as हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ नहीं करना, पीछे भी सिखाया था। अगर H2 प्लस Cl2 बने होंगे, क्या बने होंगे भाई, H2 प्लस Cl2। ऊपर का एक बार रब कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझा देता हूं। H2 प्लस Cl2 एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होंगे, ठीक है। अब दोनों के कंबाइन होने की वजह से बनी क्या होगी, 2HCl गैस बनी होगी। अब ये कह रहे हैं कि उसको डिसोल्व कर दिया गया ऑन डिसोल्यूशन। अब जो भी HCl बनी होगी उसको आपने क्या कर दिया, डिसोल्व करवा दिया। क्या करवा दिया, डिसोल्व करवा दिया एक्वस के अंदर। तो उसका जो निर्माण हुआ होगा डेट इज कॉल्ड HCl एक्वस। अब इसे आप क्या कह सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हो।
मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बने थे वो H2 प्लस Cl2 बना था। H2 और Cl2 को कंबाइन कर दिया और उसको क्या करवा दी गई, उसकी डिजोल्व करवा दिया गया, जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड बना, डेट इज कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कई बार किताबें NaOH के साथ HCl लिख देती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है वो HCl आया कैसे होगा। पहले वो H2 प्लस Cl2 गैस हुआ करता था, दोनों के जुड़ने की वजह से उनकी डिसोल्यूशन करवाई गई, और डिसोल्यूशन करवाने की वजह से एक नया कंपाउंड बना। उस कंपाउंड को आप आसानी से क्या कह सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आप इन चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई, थोड़े कुछ समय के लिए क्षमा चाहूंगा, इंक खत्म हो गई है भाई, ये सारी चीजें एक साथ होती हैं भाई, ये भी तो थोड़ा सा समय आपका व्यर्थ किया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बड़ा ही कीमती समय है जी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी गलती के लिए मुझे माफ़ करते हुए नज़र आएंगे। वैसे आपका दिल बहुत बड़ा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो हमेशा की तरह जब आपको रोका है, तो क्यों ना इस रोके हुए समय के अंदर मैं आपके लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। तो 4 लाइनें क्या कहती हैं, 4 लाइनें जो मुझे बेहद अच्छी लगती हैं। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, लाख है हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें भी पसंद आई होंगी आपको। ठीक है जी, जैसे ही फिर से प्रोसेस कंप्लीट होगी, 4 लाइनें फिर से पेश की जाएंगी। बेहद शानदार 4 लाइनें होंगी वो अब की बार। ठीक है जी, वापस टॉपिक पे चलते हैं। NaOH बना होगा प्लस H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 कंबाइन करने से HCl, उसको उठा के डिजोल्व कर दिया, एक नया कंपाउंड तैयार कर दिया आपने, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उम्मीद करता हूं ये लाइटर नोट्स पे ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब चीज ये है घुमा फिरा के कि कार्यक्रम चल क्या रहा है, वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। कार्यक्रम ये चल रहा है भाई, ये देखना है कि कार्यक्रम क्या चल रहा है। कार्यक्रम चल रहा है, जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कथा कही है, क्या जी उसका कोई छोटा सा अंश आप हमारे सामने पेश कर सकते हो, ऐसे कि जिससे हमें भी कुछ चीज़ें समझने में मदद हो। हाँ जी, पेश कर देते हैं। मैंने कहा जो ब्राइन रहा होगा NaCl, ठीक है जी, उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर दिया गया, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी गई। क्या करवा दी गई, इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी। सही है, इतनी चीज क्लियर हो। जैसे ही आपने ये करवाया, प्रोडक्ट ये बन गया, NaOH बना होगा प्लस H2 गैस बनी होगी प्लस क्या बनी होगी, Cl2 गैस। दोनों ने कंबाइन किया, दोनों को डिसोल्व करवा दिया गया, एक नया कंपाउंड तैयार हो गया, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस पूरी प्रोसेस को, छोटी और नाटी प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। बस इतना कहा है मैंने, जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी कही थी उसमें। अब क्वेश्चन ये जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था इलेक्ट्रोलिसिस, होती क्या है। मीनिंग क्लियर कर देते, टेंशन ना ले। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, सही है। लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन, किसी चीज का विखंडन करना, किसी चीज को तोड़ना। कैसे, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास करके। इस विधि को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर से सुनना है, किसी चीज का विखंडन करना है, किसी चीज को तोड़ना है, कैसे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करके। इस फिनोमिना को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। जस्ट सिंपल ब्रो, इतनी चीज क्लियर हुई होगी, सही है। अब क्या कहता है, ध्यान से सुने, इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन कर देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहती है, द प्रोसेस ऑफ, क्या बात है भाई, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर जितनी भी चीजें आपने डाली हैं उनको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, बाय पासिंग
एन इलेक्ट्रिक करंट by passing an electric current in their molten state। भाई इलेक्ट्रिक करंट पास करके उस इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करना है, चाहे उसकी मोल्टन स्टेट हो, मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करना है किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर से, और उस इंडिविजुअल कंपोनेंट का क्या तो आपको एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना है जैसे हमने ऊपर तैयार कर रखा है, या फिर उसकी मोल्टन स्टेट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना है, और उसकी वजह से होने वाली जो डिकम्पोजिशन हुई होगी उसे केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे किसमें? अपरेटस होता है इलेक्ट्रोलिटिकल अपरेटस या सेल, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल अपरेटस होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाएगी, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। सिलेबस की तरफ ही बढ़ते हुए जा रहा हूं, ऐसा ना सोचे कि ये कंटेंट फालतू का है, क्योंकि इसके बाद सीधी रिएक्शन शुरू होगी, वहां पे ये मदद करता हुआ नजर आएगा। एक बार इलेक्ट्रोलिटिकल सेल और दिखा देता हूं, क्या पता आपको अच्छा लग जाए कि जब जो डिटेल में चल ही रहे हैं चीजों को तो क्यों ना उनको एक्सप्लेन करते हुए चले। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल, ध्यान से सुनना है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल कहता क्या है, होता क्या है, देखिए ध्यान से। ये एक कंटेनर होता है, एक ग्लास बीकर होता है, सही है, कह सकता हूं ये बीकर रहा होगा, ठीक है, ग्लास बीकर और ग्लास कंटेनर, जो आपको अच्छा लगे कह दें आप, ठीक है जी। इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड्स को डिप करवा दिया, किसको डिप करवा दिया? इलेक्ट्रोड्स को। ये आपने इलेक्ट्रोड्स डिप करवा दी इसके अंदर, एक ही कंटेनर के अंदर कार्यक्रम कर दिया। ये हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब इसको भर दिया सॉल्यूशन से, किससे भर दिया? सॉल्यूशन से। मान लेते हैं हम किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं? ब्राइन की। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या फिर ब्राइन कह सकता हूं, ब्राइन सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देता हूं, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का जब तक आपका दोस्त है आपके साथ। अब देखो ध्यान से, इसके बाद इसको क्या कर देता हूं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, इसको इसके से कनेक्ट कर देता हूं ब्रदर, एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। इधर कोई गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जो डिफ्लेक्शन बता देगा अपने को कि करंट इसके अंदर से पास हो रहा है या नहीं हो रहा। ये गैल्वेनोमीटर है ब्रदर, ठीक है। ये कोई वायर रही होगी, ये कोई बैटरी रही होगी, ठीक है। मान लेता हूं जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें से एक इलेक्ट्रोड कैथोड है, भाई नाम तो दोगे ना इलेक्ट्रोड को कुछ, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसे मान लेता हूं क्या रहा होगा? एनोड। ये हैं काम की चीजें। और इसके अंदर ब्राइन सॉल्यूशन डाल दिया और बैटरी को ऑन कर दिया, तो अब वो ब्राइन सॉल्यूशन की क्या करवाएगी? इलेक्ट्रोलिसिस। यहां से मैकेनिज्म शुरू होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑपरेट होगी कैसे, चाहे उसका एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो या मोल्टन स्टेट की, ठीक है। सॉलिड फॉर्म की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करवाते हुए नजर आएंगे, होगी भी नहीं, ठीक है जी। अब चलते हैं इसके आगे, ध्यान से सुनना इस चीज को, कैसे ये चीज ऑपरेट करती हुई नजर आएगी। इसके ऊपर की अगर बात की जाए तो ध्यान से सुनना इस चीज को। मैं कहता हूं जो इलेक्ट्रोलिटिकल सेल होता है, कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, एनोड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। कैथोड हमेशा नेगेटिव होगा, एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा। कैथोड पे की बात की जाए तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, कैथोड पे हमेशा क्या होगी? रिडक्शन। एनोड पे हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। बार बार छोटी छोटी टेक्निकल एरर्स हो रही हैं, तो अब की बार देखना है इस चीज़ को। कैथोड हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। एनोड हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। एनोड पे हमेशा क्या होती है भाई?
ऑक्सीडेशन। सही है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, पीछे सिखा चुका। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, गेन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट पे वीडियो बनाई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब किसी भी एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगी, घट जाएगी। और ऑक्सीडेशन की बात की जाए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसकी वजह से किसी भी कंपोनेंट के ऊपर इंक्रीज इन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। रिडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज घटेगा, ऑक्सीडेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सही है। अब चलते हैं। अब जी ये मैकेनिज्म समझाया क्यों, क्योंकि कैथोड जो नेगेटिव होगा तो उसकी तरफ कौन चल के आएगा, पॉजिटिव, दैट इज कैटाइन। एनोड पॉजिटिव होगा तो उसकी तरफ कौन चल के आएगा, एनाइन। तो कैथोड नेगेटिव है तो कौन आएगा इसकी तरफ, मूव्स कैटाइन टुवर्ड्स इट। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं। कैथोड नेगेटिव होता है तो चल के कौन आएंगे इसकी तरफ, कैटाइंस। एनोड की तरफ कौन आएगा, मूव्स एनाइन टुवर्ड्स इट। सही है। पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाता है, नेगेटिव के पास कौन पहुंचता है, पॉजिटिव। तो कैथोड नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में, कैथोड पे रिडक्शन होगी, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज घटेगा और उसकी तरफ कौन मूव करती हुई नजर आएगी, कैटाइन मूव करती हुई नजर आएगी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मूव कैटाइन टुवर्ड्स क्या रही होगी, इट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि मैकेनिज्म है क्या। ध्यान से देखना है मैकेनिज्म को। उम्मीद करता हूं ये कंटेनर आपको समझ में आ गया होगा, सेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। इसको ध्यान रखना है किस तरीके से ये ऑपरेट होगा। अब देखो ध्यान से, बड़े ही ध्यान से समझना है मैकेनिज्म कि क्या मैकेनिज्म रहा होगा इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। सही है, ध्यान से सुनना है बड़े ही प्यार से। देखो जी, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। मतलब NaCl तो होगा ही होगा, प्लस उसके अंदर क्या मौजूद रहा होगा, पानी। और पीछे पढ़ा चुका जितने भी सोल्ट होते हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग चीजें क्या होती हैं, जो कंप्लीटली क्या कर जाएं, डिसोसिएट कर जाएं। तो NaCl जो है वो टूट जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव के अंदर प्लस किसमें, Cl माइनस के अंदर। ये दिखा रहा हूं कि प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। H2O इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, टूटा होगा किसमें, H पॉजिटिव आयन में और किसमें, OH नेगेटिव आयन में। ध्यान से देखना है चीजों को। अब देखो सेल जो है एट कैथोड, कैथोड पे कौन पहुंचेंगी, कैटाइंस। तो कैटाइन अपने पास दो हैं भाई, Na प्लस और कौन भाई, H प्लस। सही है। अब जब बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो आप एक चीज पढ़ोगे, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। फिलहाल आपको यह समझना है जो हाइड्रोजन है वो हल्का होता है। क्या होता है, हल्का। और सोडियम क्या होता है, भारी। अब मैं दो लोगों की रेस करवा रहा हूं, एक हल्का है एक भारी है, एक 50 किलो का एक 100 किलो का। तो दौड़ के कौन सा पहले पहुंचेगा, 50 किलो वाला पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो क्या कह सकता हूं, हाइड्रोजन छोटा है तो हाइड्रोजन पहले पहुंचेगा कैथोड पे और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करते ही क्या सिखाया था, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और क्या बनाएगा, H। इसे प्राइमरी चेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइमरी चेंज। बड़ी क्लासेस में सिखाएंगे। अगर किसी चीज का प्राइमरी चेंज स्टेबल हो तो वो सेकेंडरी चेंज में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन अगर किसी चीज का प्राइमरी चेंज ही स्टेबल नहीं है तो वो किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, सेकेंडरी में। तो हमें पता चला हाइड्रोजन सिंपल स्टेबल नहीं है, ये H2 फॉर्म में स्टेबल है। तो इसका मतलब ये इसका कौन सा चेंज हो गया, सेकेंडरी चेंज। और सेकेंडरी चेंज में ये चीज क्या कर जाती है, स्टेबल कर जाती है। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं, कैथोड पे कौन सी गैस बनी होगी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है जब ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तब। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उत्तर ध्यान रखना है, कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई होगी, हाइड्रोजन गैस। तो पहला जो कंपोनेंट लिखवाया था मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का, डेट इज हाइड्रोजन। प्रूव कर दिया कि वो कैसे आया होगा। क्लियर यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सही है। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब कैथोड पे ये कार्यक्रम हुआ होगा तो इसके बाद कार्यक्रम किस पे पहुंचा होगा, एनोड के ऊपर।
एनोड पे कौन पहुंचती हैं? एनाइंस पहुंचती हैं। Cl नेगेटिव और कौन पहुंची होगी? OH नेगेटिव। सही है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो भाई, इसको कैसे समझ सकते हो? इसमें दो एटम है, क्लोरीन में सिर्फ एक एटम। जैसे मैं कहूं जी आपको दौड़ना है, एक तो मैं कहूं किसी का हाथ पकड़ के दौड़ना है, एक मैं कहूं सिंगल दौड़ना है, तो कौन सी दौड़ जल्दी जीतते हुए नजर आएंगे? आप जीवन में जो सिंगल दौड़ करते हुए नजर आएंगे वो जीतते हुए नजर आएंगे। डबल के साथ भागने में क्या हो जाती है? दिक्कत हो जाती है। हो सकता है आप बढ़ने की कोशिश करें, पीछे वाला आपको खींचने की कोशिश करे, तो जो सिंगल रहा होगा वो ज्यादा क्या रहा होगा? स्पीड में तेज रहा होगा। तो इसका मतलब क्लोरीन और OH में अब की बार किसकी चलती हुई नजर आएगी? क्लोरीन की। किसकी? क्लोरीन की। तो Cl नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। और आपको पता है जो Cl है वो अनस्टेबल होता है, इसका मतलब ये इसका कौन सा चेंज रहा होगा? PC, प्राइमरी चेंज। सिंपल लिख रहा हूं। अब ये अपनी ही जैसे दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसका प्राइमरी चेंज स्टेबल नहीं है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Sc के अंदर, डेट इज सेकेंडरी चेंज, और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो इसका मतलब आपसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे या फिर बोर्ड के लिए क्वेश्चन पूछे कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई होगी जब ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, तो आंसर होगा क्लोरीन गैस। तो फिर से रिपीट कर देता हूं कंक्लूजन। एट कैथोड कौन सी गैस रिलीज हुई होगी ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान? H2। एट एनोड कौन सी गैस इवोल्व हुई होगी? तो आप आसानी से कह सकते हैं कौन सी? Cl2। सही है, ठीक है जी, दो प्रोडक्ट बन गए, लेकिन मुझे तो क्या प्रिपरेशन करनी थी? कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन करनी थी जी, वो तो दिखाई नहीं। तो अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन में ये यूटिलाइज हो चुका और ये यूटिलाइज हो चुका, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर यूटिलाइजेस। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या रह गया? Na+ रह गया, और क्या रह गया? OH-। बची हुई चीजें एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाती हैं और किसकी फॉर्मेशन कर देती हैं? कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन कर देती हैं। द रिमेनिंग कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, remaining the remaining component in the solution, the remaining component in the solution, that is Na+ and OH- combines with each other and form Na+ OH- combine to form NaOH। इसी को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है। हाइड्रोजन क्लोरीन गैस सरफेस को छोड़कर निकल गई, मतलब ये रिएक्शन में दिक्कतें नहीं पैदा करेंगी। अब सॉल्यूशन में आपका Na+ और OH घूम रहे, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेंगे और किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? NaOH की। और ये पूरी विधि का जो कार्यक्रम है किस में करवाया गया होगा? एक अपरेटस में करवाया गया होगा। उस अपरेटस को केलनर अपरेटस कहा जाता है। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ किसकी? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। हाउ डज कास्टिक सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड? इस मेथड के माध्यम से आप आसानी से किसको प्रिपेयर कर सकते हैं? कास्टिक सोडा को आसानी से क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज यहां तक क्लियर हो गई होगी। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिली जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई ब्राइन सॉल्यूशन की। एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती हुई नजर आई। कुछ समय बाद हमने कहा हाइड्रोजन क्लोरीन को कंबाइन कर दिया और डिसोल्व करवा दिया गया, एक नया कंपाउंड तैयार किया, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बचे हुए सॉल्यूशन में Na+ और OH घूम रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए और किसकी फॉर्मेशन कर दी उन्होंने? NaOH, जिसके लिए हम ये प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा अगले वीडियो सेक्शन के माध्यम से। थोड़ा सा समय लेके आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं। आगे चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई होगी। यहां तक किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 4 लाइनें सुना देता हूं, आपने सुनी हुई है। काजल वाली जो कहानी है, काजल क्या कहती है वो ध्यान से सुनना है।
हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। आपने एक मूवी देखी होगी दिल जले दिल जले, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके दिल जल रहे हैं जल रहे हैं जल रहे हैं। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं इस वीडियो सेक्शन को कंटिन्यू और करने के लिए। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बने, अब वो रिएक्शन लिख देता हूँ जो पीछे हमने रिएक्शन लिखी थी, दैट इज कॉल्ड NaCl प्लस क्या रहा होगा H2O। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, इलेक्ट्रिक करंट का पूरा मैकेनिज्म समझा दिया है, सही है। इलेक्ट्रोलिसिस जब आपने करवाई तो प्रोडक्ट क्या क्या बना, NaOH बना, सही है, प्लस H2 बना, प्लस क्या बनी Cl2। ये हो गई प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन होने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें यूजेस। जी ठीक, आपने बनाया उस चीज़ को तो बनाया होगा ना भाई किसी चीज़ के लिए। जैसे भगवान ने इंसान को बनाया सत्कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, जो कि इंसान हाल ही के समय में नहीं कर रहा। चुगली चपाटे करने में बड़ा व्यस्त है आजकल का जो इंसान है, ठीक है। तो आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए बनाया होगा, ऐसे ही इस चीज़ को भी बनाया गया होगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ का क्या इस्तेमाल किया गया होगा, यूज़ किया गया होगा एवरीडे लाइफ के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है यूजेस। तो सबसे पहला यूज लिखवा देता हूं जो इसमें बनी है, डेट इज हाइड्रोजन। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो सेपरेटली पढ़ाऊंगा। हाइड्रोजन का यूज अलग, क्लोरीन का यूज अलग, NaOH का यूज अलग। हाइड्रोजन क्लोरीन को जोड़कर HCl जो आपके सामने पेश की थी उसका यूज क्या रहा होगा, अलग रहा होगा, सही है। इसको जब जोड़ा गया होगा, जब इसकी डिसोल्यूशन करवाई होगी, इसको जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला गया होगा, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तब जाके आपकी तैयार हुई होगी HCl एक्वस। तो सारी चीजें आपको सेपरेटली करवाता हुआ नजर आऊंगा। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, पहला इट इज यूज्ड, इट इज मतलब हाइड्रोजन, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर fertilizers, it is used to prepare fertilizers and also used in preparation of ammonia which play a vital role in fertilizers। भाई आपका जो हाइड्रोजन है फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। अब बनाएगा कैसे फर्टिलाइजर, ऐसा तो है नहीं कि जाके हाइड्रोजन जोड़ दो फर्टिलाइजर बन जाएगा। इनडायरेक्टली प्रिपेयर किया जाता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है, नाइट्रोजन को प्लस हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है और क्या बना ली जाती है, अमोनिया गैस। हैबर्स प्रोसेस पीछे सिखाई थी। और इस अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है इनडायरेक्टली फर्टिलाइजर के अंदर, जहां वो अमोनियम सोल्ट की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। जो अमोनिया है इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम सोल्ट। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर क्या मौजूद होती है, अमोनियम सोल्ट मौजूद होती है, विच प्ले वाइटल रोल इन फर्टिलाइजर इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम सोल्ट। अब इस गैस को यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, अमोनियम सोल्ट बनाने के लिए, डेट इज अमोनियम सल्फेट used in preparation vital role in fertilizer in the form of ammonium salt और CAN, कैन का मतलब होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अमोनिया गैस से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सोल्ट बनाए जाते हैं और ये जो सोल्ट हैं ये इनडायरेक्टली किस में यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंदर, डेट इज कॉल्ड कैन। सही है जी, यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं और हाइड्रोजन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है आपकी एवरीडे लाइफ के अंदर। इट इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। आपका जो हाइड्रोजन है उसे आप रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, अब थ्रस्ट लगाना पड़ेगा, उसको ऊपर की तरफ पहुंचाने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फोर्स तब लगे जब सामने वाला जो जलने वाला केमिकल होगा वो हाई अमाउंट में क्या प्रोड्यूस कर सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो आपका जो हाइड्रोजन होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी खासी होती है, हाई अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हाईली
अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा। उस एनर्जी की वजह से आपका रॉकेट कहाँ जाता हुआ नजर आएगा, ऊपर की तरफ। तो हाइड्रोजन एक अच्छा और बेहतरीन फ्यूल है। इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यूज होती हैं वो हाईली नेगेटिव होती हैं, जिसकी वजह से वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट की वजह से आपका रॉकेट ऊपर की तरफ जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो इट इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। कैसे, कई बार पेपर में पूछ लेता है रॉकेट फ्यूल है क्या। कुछ नहीं जी, सिंपल सा है, लिक्विड हाइड्रोजन हो प्लस उसको किसके साथ मिक्स कर दिया जाए, लिक्विड ऑक्सीजन के साथ। लिक्विड हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद लिक्विड ऑक्सीजन, इसकी वजह से एक फ्यूल बना होगा, एक ईंधन बना होगा। उसे आप आसानी से क्या कह सकते हैं केमिस्ट्री में, रॉकेट फ्यूल कह सकते हैं, जो फ्यूल का काम करेगा, स्पेस तक उस रॉकेट को ले जाने की क्या करता हुआ नजर आएगा, काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये दो बेहतरीन इंपॉर्टेंट यूजेस हैं किसके, हाइड्रोजन के। तीसरा जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी। अगला चैप्टर यही है। मेटलर्जी का मतलब आप जो ओर एक्सट्रैक्ट करेंगे, सही है, अलग अलग प्रकार की आपको ओर्स पढ़ाई जाएंगी। तो उन ओर्स को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कोई ओर किस फॉर्म में ऑब्टेन होगी, कोई किसी फॉर्म में, कोई कार्बोनेट फॉर्म में, कोई किसी ऑक्साइड फॉर्म में। तो उस ओर को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, जो इम्प्योर फॉर्म है। तो कई बार जो हाइड्रोजन है वो किसका काम कर लेता है, मेटलर्जी जो ब्रांच है उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कोई मान लो हैवी मेटल का ऑक्साइड है, कोई मेटल ने ऑक्साइड बना रखा है, आप चाहते हो कि उस ऑक्सीजन को वहां से रिमूव किया जाए, तो कई बार हाइड्रोजन एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन दैट मेटलर्जी प्रोसेस। इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है फॉर रिडक्शन ऑफ हैवी मेटल ऑक्साइड। मान लेता हूं कोई हैवी मेटल का ऑक्साइड रहा होगा जो आपने अर्थ क्रस्ट से, धरती से ऑब्टेन किया होगा। अब आप चाहते हैं उस हैवी मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, प्योर मेटल ऑब्टेन कर ली जाए किसी भी तरीके से, तो आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वहां से उस हाइड्रोजन, उस ऑक्सीजन को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। तो तीसरा बेहतरीन इंपॉर्टेंट यूज ये है। चौथा यूज जो है वो आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जाएगा डिटेल के अंदर। कहां इस्तेमाल किया जा सकता है, इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ, इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ vegetable oil into वनस्पति घी। वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट करना है, वनस्पति घी के अंदर। सही है, सिंपल सी है रिएक्शन। इसको डिटेलिंग में करते हुए नजर आएंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की हाइड्रोजनेशन क्यों चाहिए जीवन के अंदर, किस लिए करवाई गई होगी, क्या इसके यूजेस रहे होंगे, क्या इसके एडवांटेजेस रही होंगी, वो सारे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ये कोई अल्कीन होती है, इसके ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन कर दी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, जो किसका काम करता है इस रिएक्शन में, कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है ब्रदर, कैटलिस्ट का। 473 केल्विन रहा होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाते हैं एक एक, और CH3 बन जाता है। इसे वनस्पति घी या डालडा घी कहते हैं, जो लोग आजकल बहुत शानदार तरीके से यूज कर रहे हैं। सही है, जिसकी वजह से लगातार कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर, और उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आपकी हार्ट बीट रुक रही है और उसकी वजह से व्यक्ति को हार्ट अटैक या उसकी मौत हो रही है। तो कम से कम इस चीज़ का यूज़ करना है, वनस्पति घी या डालडा घी। और ये क्या रहा होगा, वेजिटेबल ऑयल। ध्यान रखना है, ये वेजिटेबल ऑयल भी कह सकते हैं, इसे आप कुकिंग ऑयल भी कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑयल के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पामेटिक ऑयल होता है। तो हाइड्रोजनेशन कुछ नहीं है, एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, हाइड्रोजन जोड़ के निकल की मौजूदगी में। इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजनेशन। डिटेलिंग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब आपको पढ़ाया जाएगा तब। ठीक है जी, तो ये कुछ एक इसके शानदार यूजेस थे जहां जहां आप हाइड्रोजन को आसानी से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये यूजेस यहां तक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो यूज आता है जो हमने पढ़ी है, डेट इज कॉल्ड, क्या पढ़ी है भाई, क्लोरीन। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्लोरीन कहां कहां यूज हो सकती है, जो प्रोडक्ट बने हैं
उन प्रोडक्ट्स के यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? यूजेस ऑफ क्लोरीन, तो पहला कहाँ इस्तेमाल होगी क्लोरीन? आपने देखी होगी क्लोरीन टैबलेट्स आती हैं, सही है, पानी के अंदर डाल देते हैं, किसके लिए? ताकि पानी के अंदर जितने भी प्रकार के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एल्गा हो, फंगस हो, किसी भी प्रकार का माइक्रोब ऑर्गेनिज्म उसके अंदर मौजूद हो, उस पानी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, मतलब अगर उस पानी में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन थी, अगर वो किसी भी प्रकार से दूषित था, तो उसकी उस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए, इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए हमने क्या डाल दी उसके अंदर? क्लोरीन टैबलेट। तो कह सकता हूं ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट और इन स्टरलाइजेशन, और यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। स्टरलाइजेशन मतलब पानी की शुद्धता को मेंटेन करने के लिए, और इन स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपका जो पानी है उसको पीने योग्य बनाने के लिए आप क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लोरीन उसके अंदर से इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके जितने भी इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो जाएगी और पानी शुद्ध और साफ हो जाएगा और पीने योग्य हो जाएगा। तो डिसइंफेक्टेंट और इन स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में आप इसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स। दूसरे कंपाउंड्स के निर्माण में भी इसका अच्छा खासा अहम योगदान है क्लोरीन का। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स, जो आपने पढ़े हैं, सच एज, जो हम अगले वीडियो सेक्शन में तो पढ़ेंगे, सच एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये अपने सिलेबस में है, इसको पढ़ेंगे। डेट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे आप क्या कहते हो? ब्लीचिंग पाउडर कहते हो। तो एक तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, सही है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। तो एक तो ब्लीचिंग पाउडर के कंपोजिशन में इसका क्या किया जा सकता है? इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड की प्रिपरेशन में जो पहला है डेट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, तो इससे आप आसानी से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, क्लोरोफॉर्म, फिल्मों में देखा होगा, आपने एक मूवी देखी होगी दे दनादन, उस मूवी के अंदर जो जॉनी लीवर है वो इंतजार करता है रूमाल भर के क्लोरोफॉर्म कर, लोगों को सुंघा सुंघा के बेहोश कर देता है। तो वो जो लिक्विड था, वो केमिकल जो था, वो भी क्या था? एक क्लोरोफॉर्म, जो किसकी सहायता से बनाया गया होगा? क्लोरीन के यूज से। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं? क्लोरोफॉर्म का भी निर्माण किया जा सकता है इसकी सहायता से। क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या होगा? CHCl3, ठीक है। दूसरा, और कहां कहां अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स का आप क्या कर सकते हो? आसानी से निर्माण कर सकते हो। और कंपाउंड कहां? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो किसका काम कर सकता है? ऑर्गेनिक सोलवेंट का काम कर सकता है। किसका काम कर सकता है? ऑर्गेनिक सोलवेंट का काम कर सकता है। इसकी प्रिपरेशन में भी आप यूज कर सकते हो इन चीजों को। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। तीसरा, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्टिसाइड। पेस्टी का मतलब पेस्ट, सही है। जो पेस्ट को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें अच्छी खासी कंटेंट में क्लोरीन मात्रा की, आपकी क्लोरीन जो कंपोनेंट है वो मौजूद होता है। तो पेस्ट किलिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे बेहतरीन उदाहरण दे देता हूं, यह आपका जो बेंजीन है, सही है, सिंपल मान लेता हूं ऐसे, इसकी जो रिएक्शन है, अगर मैं किसके साथ करवा दूं? क्लोरीन के साथ, और वो भी एक्सेस के अंदर, तो आपके जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। ये 1 2 3 4 5 6 दवाई बिकती है इस नाम से, इसे BHC कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BHC कहा जाता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीज क्लियर हो गई होगी। BHC का मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सही है।
BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गामाजेन कहा जाता है, और गामाजेन गामाजेन भी कह सकते हो। कहाँ यूज होती है? यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़े मारने की जो दवाई आती है उसके अंदर BHC की अधिक मात्रा में यूज किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है कंटेंट BHC का। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो इंसेक्टिसाइड का काम करती है, बनी कैसे होगी? क्लोरीन कंपोनेंट के एडिशन की वजह से बनी होगी। 3 यूजेस तो ये हो चुके। चौथा, आपने जो भी खेती बाड़ी का काम करते हैं उन्होंने देखे होगी, मोटर की जो लाइनें होती हैं उसके आपने जो तार देखे होंगे, उस तार के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, और उस तार के ऊपर कभी पढ़ना आप डिटेल से, उस तार के ऊपर लिखा होता है जिसके अंदर वो तार क्या किए जाते हैं? इंसुलेट किए जाते हैं, ताकि अंदर के जो तार हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और व्यक्ति को करंट ना लगे। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आपके कंपोनेंट, उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो कोट आता है, रबर सा आता है, डेट इज PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी किससे प्रिपेयर किया जाता है? क्लोरीन से। तो इट इज यूज्ड in preparation of PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर प्रोटेक्टिंग वायर फ्रॉम किससे? फॉर प्रोटेक्टिंग वायर फ्रॉम किससे भाई? इलेक्ट्रिक स्पार्क। फॉर प्रोटेक्टिंग वायर फ्रॉम इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट वायर करंट। तो इसलिए इसकी कोटिंग लगाई जाती है। अगर मान लो गलती से जी हाथ भी लग जाए, अगर सीधा मान लो तार होता तो हाथ लगने की वजह से हो सकता है व्यक्ति को झटका लग जाए, ज़्यादा झटका लग जाए तो हो सकता है उसकी मौत हो जाए। तो इस विधि को रोकने के लिए उस केबल इंसुलेशन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से एक तो तारों की स्पार्किंग को रोकने का काम करती है, दूसरा उस इंडिविजुअल व्यक्ति को जल्दी से झटका ना लगे उसका भी PVC पूर्ण रूप से क्या रखती है? ध्यान रखती है। तो और जगह भी आपके ऐसा नहीं कि PVC यही मिलेंगी, तो आपको देख सकते हो कि जब भी आप किसी डोरी को देखोगे ध्यान से तो उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो वो भी किससे कंपोनेंट मिलके बनता है? इन्हीं चीज़ों से मिलके बनता हुआ नजर आता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरियत सी महसूस हो रही हो, तो 4 लाइनें क्या कहती है वो ध्यान से सुनना है। 4 लाइनें कहती हैं, ना तेरे आने की खुशी, क्या कह रहे हैं भाई? ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, जा हम अपने आप पढ़ लेंगे तेरा किस्सा ख़त्म। तो ये उम्मीद करता हूँ, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, जा हम अपने आप पढ़ लेंगे तेरा किस्सा ख़त्म। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। भाई मुझसे कमेंट सेक्शन में ऐसा ना कहना कि किस्सा ख़त्म, ये सिर्फ आपके मन रखने के लिए 4 बातें कही गई हैं ताकि आपको जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाइड्रोजन हो चुका, क्लोरीन हो चुका। इसके बाद तीसरा है, इन दोनों को मिक्स किया गया होगा, HCl बनाई होगी, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो भाई लैब्स में मिलती है, इट इज यूज्ड एज ए लैब रिएजेंट, कह सकता हूं लैब में मिलती हुई नजर आएगी। लैब का अच्छा खासा रिएजेंट है, अच्छी खासी। अगर आप मान लो इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है इट ऑल्सो एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कह सकता हूं लैब में तो बेहतरीन तरीके से काम होती हुई नजर आएगी। लैब रिएजेंट का काम कर सकती है कौन? HCl। ठीक है जी, तो अब अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं भाई, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है,
अब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, आपका बड़ा आभार होगा इस चीज़ के प्रति। इट इज़ यूज्ड एज ए लैब रिएजेंट, लैब रिएजेंट का काम कर सकती है। दूसरा किसका काम कर सकती है? इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, इंग्लिश कमजोर है भाई, थोड़ी देख लेना स्पेलिंग। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एक्वारीजिया सॉल्यूशन, या फिर इसे एक्वारीजिया को और क्या कहा जाता है? रॉयल वाटर। आपका जो एक्वारीजिया है उसका निर्माण करने के लिए, रॉयल वाटर का निर्माण करने के लिए भी HCl का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है एक्वारीजिया, ध्यान से सुनना है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए, ज़्यादातर महिलाएं, जब ब्याह शादी की बात होती है तो महिलाएं क्या करती हैं? अपने आभूषण दूसरी महिलाओं को दिखाने के लिए बड़ी विचलित रहती हैं। तो उस विचलितपन के लिए वो क्या करती हैं? सुनार के पास अपने हस्बैंड टाइप मटेरियल को वहाँ भेज देती हैं, और वहाँ पे हस्बैंड से कहा जाता है कि आपको मेरा जो श्रृंगार आपको दिया है, डेट इज कॉल्ड ज्वेलरीज, जो भी उन्होंने दी हैं, उनको क्या करना है? पॉलिश करवाना है। तो वो चले जाते हैं पॉलिश करवाने के लिए। अब पॉलिश करवाने जब सुनार के पास जाते हो तो आपने देखा होगा कि वो अपने साथ एक वाटर रखता है, उस वाटर को कहा जाता है डेट इज एक्वारीजिया। आपसे कहा जाता है आप सामान रख दे, कुछ समय बाद वहां पे आकर पहुंचे और अपने सामान को ले जाए। इस बीच दौरान वो करता क्या है वो ध्यान से समझना है। एक सॉल्यूशन मौजूद होता है उस सुनार के पास, उस सॉल्यूशन को मैं अभी लिखूंगा बोर्ड के ऊपर। वो होता क्या है? उस सॉल्यूशन के अंदर आपके आभूषण या कंगन जो भी हैं उसको डिप कर देता है, और डिप करने की वजह से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कैसी भी मेटल हो, चाहे वो नॉन रिएक्टिव ही क्यों ना हो, जब भी एसिड के कांटेक्ट में आती है तो थोड़ी बहुत उस मेटल का नुकसान जरूर होता है, थोड़ी बहुत उसकी लेयर जो है वो क्या कर जाती है? रस्ट करने की कोशिश करती है, उतरने की कोशिश करती है। तो जैसे ही आपने उसको सॉल्यूशन में डिप करवाया अपने आभूषणों को, तो सुनार जो है वो कुछ मात्रा में आपकी, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सोना रख लेगा, मैंने कहा कुछ एक मात्रा में। क्या है कि लोगों को आजकल मिसअंडरस्टैंड करने की बड़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही है, खान पान अच्छा ना होने की वजह से। तो कुछ मात्रा के अंदर आपका जो कंपोनेंट है डेट इज गोल्ड, आप जो भी लेके गए होंगे, चाहे वो गोल्ड हो चाहे प्लेटिनम, बहुत महंगी मेटल होती है प्लेटिनम, तो चाहे गोल्ड हो, सही है, गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मात्रा के अंदर उस सॉल्यूशन में आपका गोल्ड कंटेंट रह जाता है, और कुछ समय बाद सुनार आपको वो चीज़ें दे देता है। तो सुनार दो तरीके से फायदे कर रहा है। किस तरीके से? एक तो एक्वारीजिया के सॉल्यूशन में आपका थोड़ा बहुत कंपोनेंट किसका रख लिया? गोल्ड का रख लिया। दूसरा, आपसे उस पॉलिशिंग के क्या ले लिए? पैसे भी ले लिए। तो उम्मीद करता हूं एक्वारीजिया का जो कंसेप्ट है वो चीज़ क्लियर कर रहा होगा कि है क्या। अब ये एक्वारीजिया है क्या वो टेक्निकली समझना है। सुनार की कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक्वारीजिया जो है वो क्या कहता है? इट इज ए 3:1 मिक्सचर ऑफ, इट इज ए 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड नाइट्रिक एसिड। HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। 3 मोल जो कंपोनेंट है वो तो HCl की ले लूं, और 1 मोल कंपोनेंट किसका ले लूं? नाइट्रिक एसिड का, और दोनों की वजह से एक मिक्सचर तैयार कर लेता हूं। उस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? एक्वारीजिया, जिसमें सुनार डुबकी लगवा के आपके आभूषणों को वापस कर देता है, पॉलिशिंग करके दे देता है, और कुछ एक हल्की सी मात्रा में अपने पास वो कंटेंट रख भी लेता है, चाहे वो गोल्ड का हो या किसका। किसमें काम आता है? इट इज यूज्ड फॉर gold and platinum. It is used for platinum. It is used for gold and platinum for making them their surface shiny. It is used mainly for, it is used mainly, ऐसे लिखें जी, it is used mainly for gold and platinum for making them their surface शाइनी। सही है। और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इनको क्या किया जाए? साइन करवाया जाए। गोल्ड को आप और किसी चीज से साइनिंग नहीं ला सकते, क्योंकि गोल्ड इज एंड प्लेटिनम इज हाईली अनरिएक्टिव इन नेचर, हाईली अनरिएक्टिव मेटल होती हैं। आप पीछे जाके देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, तो गोल्ड ऊपर था और उसके नीचे जस्ट कौन था? प्लेटिनम। हाईली अनरिएक्टिव मेटल होती है। सिर्फ इसी एक्वारीजिया के सॉल्यूशन के माध्यम से इनकी सरफेस को थोड़ा बहुत साफ किया जा सकता है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते इन मेटल का। तो कह सकता हूं दीज आर नोबल मेटल्स। पीछे भी पढ़ाई थी कौन सी मेटल होती है? गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नोबल मेटल। सही है।
अक्रिय धातु होती हैं जो किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, गोल्ड Au, और कौन, प्लेटिनम। ये नोबल मेटल होती हैं, प्लेटिनम Pt, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ एक्वोरिजिया की प्रिपरेशन में भी आप इसका क्या कर सकते हो, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें हों, आपको मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि कहाँ कहाँ हम इस चीज़ का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन में भी खूब इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी मेडिसिन की बोतल को देखना ध्यान से, तो इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल करते हैं, एंड इन कॉस्मेटिक्स, और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक्स मतलब जो महिलाएं लिपापोती करती हैं उसमें भी इसका थोड़ा बहुत योगदान होता है। ऐसा नहीं कि सीधे आपने रुई डुबोई किसके अंदर, HCl के अंदर, और चेहरे के ऊपर लगा दिया। ऐसी गलती ना करना भाई, इस चीज़ को मिस कोड करने की कोशिश ना करना। किसी दूसरे केमिकल्स के साथ थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर HCl को मिक्स किया जाता है, फिर आपको क्या किया जाता है, चेहरे पे आपको क्या की जाती है, कॉस्मेटिक्स, दूसरी परत लगाई जाती है, एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा कह सकता हूं। तो उसके अंदर भी आप इसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और कहां इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका थोड़ा बहुत यूज देखा गया है। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और बाकी के बचे हुए यूजेस पीछे पड़ा चुका जब यूजेस ऑफ एसिड चल रहे थे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो। पीछे पढ़ाया था एसिड वाले कंसेप्ट में कि किसी भी मेटल सरफेस की रिएक्शन करवाने से पहले उस मेटल सरफेस को HCl से धोया जाता है, ताकि मान लो उसकी ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लेयर रही होगी तो वो आसानी से वहां से हट जाए, रिएक्शन क्या हो जाए, आसानी से प्रोसीड कर जाए। ये कहाँ पढ़ाया था, एसिड वाले सेक्शन के अंदर, वहां जाके आप आसानी से इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है जी। अब जो लास्ट है डेट इज यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा। ये है इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यूजेस देख रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा, दिस इज लास्ट नॉट द लीस्ट, ठीक है। कास्टिक सोडा के कहां कहां यूज कर सकता हूं। पहला, इट इज यूज्ड एज ए लैब रिएजेंट, इट इज यूज्ड एज ए लैब रिएजेंट, ठीक है। दूसरा, कास्टिक जो सोडा होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो नमी को सोख ले इन्वायरमेंट से, डेट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक नेचर। तो आपका NaOH क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। इट इज यूज्ड एज ए लैब रिएजेंट, लैब रिएजेंट का काम कर सकता है। कर सकता है क्या भाई, करता हुआ नजर आएगा, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा कहाँ यूज हो सकता है, दूसरा लैब रिएजेंट में किसका काम करता हुआ नजर आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। अच्छा खासा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, सही है। दूसरा कहाँ यूज होगा, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग होती है, पेट्रोल जो कंपोनेंट होता है, जब पेट्रोल निकलता है, कच्चा तेल जब निकलता है, तो उसके अंदर अनेकों प्रकार की अशुद्धताएं होती हैं। उन अशुद्धताओं से निपटने के लिए, पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कह सकते हो इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तीसरा, द बेस्ट, जो लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ soaps and detergents. It is used in preparation of soaps and detergents. सोप बनाने के काम आता है साबुन, डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है। सोप पढ़ते क्या हो आप, सोडियम और पोटासियम की एक फैटी एसिड की लंबी चेन पढ़ते हो। तो वो जो सोडियम कंपोनेंट उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है वो एक बेस की वजह से, फैटी एसिड क्या हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा दूं, सोल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। और वो जो सोल्ट बना होगा वही क्या रहा होगा, सोडियम और पोटासियम की एक लंबी चेन रही होगी। उसे ही केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, सोप कहा जाता है। तो वो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे जब आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जाएगा लास्ट के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ सोप, किस तरीके से सोप ऑपरेट करता है, मिसेल्स क्या होते हैं, किस तरीके से मैकेनिज्म होगा, किस तरीके से कपड़े धोए जाते हैं। नहीं पढ़ोगे तो किस तरीके से आपको भी धोया जाएगा आपके घर वालों की तरफ से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी। पॉइंट नंबर 4, चौथा जो पॉइंट होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग
इट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल रेयन्स या फिर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का जमाना चल रहे हैं, तो सिंथेटिक फाइबर कहें या आर्टिफिशियल रेयन कहें, उसकी प्रिपरेशन में भी NaOH का अच्छा खासा क्या है यूज देखा जाता है। आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल जो आपके क्या होते हैं, पहले भाई अलग अलग प्रकार के फाइबर्स होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के क्लोथिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग जगह सिंथेटिक फाइबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट द बेस्ट, it is used in mercerization of cotton. It is used in mercerization of cotton. It is used in mercerization of cotton. मीनिंग क्या है भाई mercerization of cotton का? मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन का मीनिंग होता है जो कॉटन निकलता है हमारे नेचुरल फॉर्म में, आपने देखा होगा उसके अंदर सफ़ेदी कम होती है, चमक कम होती है, कह सकता हूँ। अब जो ये कंपनियां अलग अलग प्रकार के कपड़े बना रही है कॉटन के, तो उनके अंदर से अचानक चमक कैसे इंट्रोड्यूस हो गई, तो कुछ नहीं, वो NaOH कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं और उस फाइबर के अंदर, कॉटन के अंदर, कॉटन को क्या कर देता है, सिकुड़ा देता है। आपका आसानी से क्या कर सकता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, जैसे वो केमिकल इसके अंदर डालेंगे और उस दबाने की वजह से उसके अंदर जो अलग अलग कंटेंट मौजूद थे उन कंटेंट को NaOH क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से, रिमूव होने की वजह से जो एक्स्ट्रा कंटेंट मौजूद था उसके हटने की वजह से NaOH ने उस फाइबर के अंदर, उस कॉटन के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दी, चमक। तो मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल चीज के अंदर चमक पैदा करने वाली जो विधि होगी, डेट इज कॉल्ड मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन। मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन मतलब चमक पैदा करने वाली जो वस्तु है, चमक पैदा करना। चमक पैदा करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, कॉटन जो होते हैं, कॉटन के जो कपड़े बनाए जाते हैं उसमें NaOH का इस्तेमाल किया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर, ताकि उस कपड़े के अंदर क्या डाली जा सके, चमक डाली जा सके। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो सेक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही आपके लिए अलग अलग प्रकार के कंटेंट और डिलीवर किए जाएंगे, तो ध्यान से सुनना है। हमेशा की तरह जाने से पहले बेहद महत्वपूर्ण 4 बातें। प्यार के लिए है ये शायरी, कभी कभार थोड़ा बहुत होना चाहिए प्यार मोहब्बत वालों के लिए भी। तो कह सकते हो कितना प्यार करते हैं हम, क्या कह रहे हैं भाई, कितना प्यार करते हैं हम उनसे, काश उनको भी ये एहसास हो जाए, मगर ऐसा ना हो कि वो होश में तब आए जब हम किसी और के हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें बेहद पसंद आई होंगी। अब आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे विदा लेना चाहेगा। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि उनसे बड़ा तीर्थ धरती पे कोई नहीं है भाई। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो सेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।